हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि 3 नवंबर की है। तो आज की वर्कशीट जो है हमारी 20 मार्क्स की है। तो इसके अंदर हमारे MCQ क्वेश्चंस भी हैं और हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं, हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं। तो हम सारे एक एक करके देखेंगे और उनको समझेंगे। तो हमने पिछली बार 2 पोएम पढ़ी थी। एक तो ये हमारी ये वाली हो गई। ये दोनों पोएम जो है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एक तो हमारी होगी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि ये हमारी लिखी है। एक है हमारी फायर एंड आइस, जिसका यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है सेंटेंसा, बट वो भी इसके अंदर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन फायर एंड आइस के रिलेटेड है, तो वो भी हमें करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेंटेंसा को एक बार पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक तरह से समरी बताता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि पोएट एक अपने काम से कहीं जा रहे होते हैं और उनका मूड काफ़ी ख़राब होता है। तो एक वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, जो कि जिसको हम हिंदी में धतूरे का पेड़ कहते हैं। ये एक पॉइजनस ट्री है और ये बैड ओमन का सिंबल भी है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक क्रो बैठा होता है, ठीक है ना। और बर्फ़ वहाँ पे गिर रही होती है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं इंग्लैंड में। तो वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है और पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा होता है। तो जो हमारे पोएट हैं वो इस तरफ से गुजर रहे होते हैं, तो कौवा जो होता है ऊपर, जो क्रो होता है, वो जैसे ही उड़ता है या फिर हिलता है तो क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। जिससे क्या होता है, उनका मूड और ख़राब होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, पोएट का मूड जो सैड होता है, उनका सैड से क्या हो जाता है, हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है उनका मूड। फिर वो उनका जो आधा दिन बचा होता है वो अपना आधा दिन अच्छे से गुजारते हैं। तो ये मेनली इस पोएम में होता है और यही पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें नेगेटिव थिंग्स में भी, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है, धतूरे का पेड़, उसको बैड ओमन माना जाता है। क्रो को भी बैड ओमन माना जाता है, क्योंकि वो काला है, उसकी वॉइस है वो अच्छी नहीं है, इसलिए बैड ओमन माना जाता है। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग देता है हमें। बट पोएट का ये कहना है कि हमें नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव थिंकिंग ढूंढनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ टाइप, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द क्रो हैव ऑन द पोएट। तो क्रो का जो एक्शन था उससे पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है अनोइंग, डी है इरिटेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू थिंक इज़ द पोएट सीटेड, कि पोएट जो है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। ए हमारा नियर द ट्री, बी हमारा बिहाइंड द ट्री, सी हमारा अंडर द ट्री, देन डी हमारा ऑन दी स्नो। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी वाला, अंडर द ट्री। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग quotes डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो ये हमारे पास 4 ये दे रखे हैं क्वेट्स हैं ये। तो इनमें से कौन सा वाला सही डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर, जो पोएट के ऊपर प्रभाव पड़ा है डस्ट ऑफ स्नो पोएम के अंदर, इनमें से कौन सा सही सबसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला है, देयर इज समथिंग इन्फिनिटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिमेन्स ऑफ नेचर। सेकेंड है, लुक डीप इन टू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। सी है, आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर। डी हमारा, लीव द रोड टेक द ट्रेल्स। तो इसके अंदर करेक्ट वाला कौन सा होगा हमारा, ए वाला होगा। क्यों होगा, देर इज समथिंग इन्फिनिटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफरेंस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के अंदर ऐसे कुछ इन्फिनिटली हीलिंग है, जिससे कि क्या होगा, नेगेटिव थिंकिंग में भी उनको पॉजिटिव चीज़ें मिली और उनका मूड क्या हो गया, हैप्पी हो गया, अच्छा हो गया, और उनका आधा दिन क्या हो गया, बच गया। तो इसका थर्ड वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ वाला हमारा, द मूड ऑफ द पोएट चेंजेस फ्रॉम। पोएट का मूड किससे कैसे चेंज हुआ, यानी कि गुड से बैड हुआ, फनी से सीरियस हुआ, कैसा हुआ। पहला है हमारा यहाँ पे फ्रॉम गुड टू बैड, सी है हमारा फ्रॉम फनी टू सीरियस, बी है फ्रॉम बैड टू गुड, डी हमारा फ्रॉम सीरियस टू फनी। तो इसके अंदर करेक्ट वाला क्या होगा हमारा, बी वाला, क्योंकि यहाँ पे फनी तो कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो कि सी तो बिल्कुल ही गलत है हमारा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, फ्रॉम बैड टू गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टिक दी ऑप्शन इन विच द वर्ड रूड हैज़ बीन यूज्ड करेक्टली। ये जो हमारा वर्ड है रूड, ये इन चारों में से कौन से सेंटेंस के अंदर एकदम सही यूज़ हुआ, हमें ये बताना है। ए हमारा, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट इज रूड, बी हमारा, हिज बिहेवियर इज रूड, सी है, इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर रूड मिल्क, और डी हमारा, आई रीड द डे आई मेट हिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, आई रीड द डे आई मेट हिम।
अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे 2 मार्क्स का और 3 तो क्वेश्चन है टोटल, यानी कि 6 मार्क्स का हमारा सेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, व्हाट चेंज द पोएट मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोएम है उसके अंदर किसने पोएट का मूड चेंज करा। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, जो कि हमारा 6 मार्क्स का है, तो इसके अंदर जो हमारा पहला वाला है आंसर नंबर 1, वो देखते हैं कि इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा था कि पोएम के अंदर पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो आंसर नंबर यहाँ पे 1 कह रहा है, द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो इसके अंदर क्या होता है, अचानक सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ऊपर से अचानक डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, जिससे क्या होता है पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम सैड टू हैप्पी। सैड टू हैप्पी में उनका क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। ही फेल्ट रिफ्रेश, उनको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है, और वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो अपना आधा बचा हुआ दिन एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो इसका आंसर देख, आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पे ये है, द डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है जिसके ऊपर हमारी पोएम का नाम है, मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े या फिर फ्लेक्स ऑफ स्नो। द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ये जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ये अचानक पोएट के ऊपर गिरे, जिससे क्या हुआ, पोएट का मूड सैड से हैप्पी के अंदर चेंज हो गया। तो आंसर नंबर 2 यहाँ पे हमारा ये बता रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे कह रहा है, हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज द फॉर द पोएट। जो आधा बचा हुआ दिन था उनका, वो दिन था रेस्ट ऑफ द डे पोएट का, वो कैसे चेंज हुआ। ठीक है ना, हमें ये बताना है, क्योंकि वो सैड थे फिर वो बाद में हैप्पी हो गए, उन्होंने अपना आधा दिन एंजॉय करा, तो वो कैसे चेंज हुआ उनका मूड, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके से है, व्हेन द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जब पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और जो जो कौवा था वो भी उसी ट्री के ऊपर, सेम ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, उसने क्या करा, बर्फ के टुकड़े यानी कि डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिराए। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। ये सिंपल एक्शन क्या हुआ, इससे पोएट का मूड हुआ चेंज। He realized that he had just wasted a part of his day repeating and being lost in sorrow. उनको फिर पोएट को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रियलाइज़ हुआ कि वो अपना जो बीता हुआ, यानी कि वो बीत चुका है आधा दिन शुरू का, उन्होंने अपना बीता हुआ आधा दिन जो है वो रिपीट करते हुए और सोरो के अंदर बिता दिया, यानी कि दुख के अंदर बिता दिया। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। बट जैसे उनका मूड चेंज हुआ, उनको ये भी रियलाइज़ हुआ साथ के साथ कि उनको जो अपना आधा बचा हुआ दिन है बाकी का, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए इन्जॉयमेंट के साथ। उनको उसको भी सोरो के अंदर हमें नहीं बिताना, इन्जॉय करना आधे बचे हुए दिन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 1 पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जो कि हमारा 40 to 50 वर्ड्स के अंडर हमें लिखना है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल सेक्शन कितने का हो गया हमारा, ये 9 मार्क्स का। इससे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कह सकते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजली यूज इन द नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूजेस देम डिफरेंटली। हाउ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों बैड ओमन होते हैं, ये ऐसा माना जाता है, नेगेटिव सेंस में माना जाता है इनको, बट पोएट ने इनको पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया, डिफरेंटली यूज़ करा। कैसे, तो हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कुछ इस तरीके से है, फ्रॉस्ट वांटेड टू सिंबलाइज द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। जो फ्रॉस्ट थे, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोएट, वो सैडनेस की फीलिंग को सिंबलाइज करना चाहते थे, विच इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड अ हेमलॉक ट्री। जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक हेमलॉक ट्री को चूज़ करा। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं वो दोनों सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज शेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर जॉय दैट फॉर फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो जो गिरती है पेड़ के ऊपर से, हेमलॉक ट्री के ऊपर से, और क्या होता है, बाय द क्रो, क्रो के द्वारा, ये क्या स्टैंड करती है, किसके लिए स्टैंड करती है, जॉय के लिए, फॉर
जॉय, स्टैंड्स फॉर जॉय दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस के द्वारा। तो इसका आंसर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट यहाँ पे ये हो गया। अब आंसर नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे कह रहा है व्हाट वार्निंग डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइज। जो पोएम है फायर एंड आइज, उससे पोएट क्या वार्निंग देना चाह रहे हैं हमें, क्योंकि फायर एंड आइज अलग से आ गया ना, ये क्वेश्चन भी हमारा फायर एंड आइज का है। तो अब इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो हमारा ये आंसर नंबर 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। द पोएट वॉन्ट टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसनीड्स। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर डिस्ट्रक्टिव. Fire of violent desires will put the world to end. If the world had to perish twice, then it will be perished by ice. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ह्यूमैनिटी को ये अवेयर कर रहा है पोएट यहाँ पे कि जो दुनिया हमारी जो अर्थ है वो एक ना एक दिन एंड यानी कि उसका विनाश एक ना एक दिन हो ही जाएगा। किसकी वजह से? ह्यूमन मिस डीड्स की वजह से, यानी कि जो ह्यूमन बुरे बर्ताव करते हैं, यानी कि रिसोर्सेज को संभाल के ना रखना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। द पोएट सेज दैट द बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। पोएट ने कहा है कि फायर और आइस दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फायर जो है वो बुरे बर्ताव के लिए यूज़ हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए यूज़ हो रहा है। आइस यहाँ पे किसी से बुरा बर्ताव यानी कि किसी से भाईचारा ना बना के रखना उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं, ये दोनों ही विनाश का वो अर्थ का जो है विनाश कर सकते हैं। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स विल पुट द वर्ल्ड टू द एंड. इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू परिश ट्वाइस देन इट विल बी परिश्ड बाय आइज. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं पोएट की जो वर्ल्ड है वो फायर द्वारा फायर से एंड होगा, ठीक है ना। बट अगर फायर से हमारा वर्ल्ड किसी तरह बच भी जाता है और उसको दोबारा एंड होना हो तो आइस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना कि फायर। तो आइस भी हमारे जो वर्ल्ड है अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे कह रहा है इन दी पोएम फायर एंड आइज द पोएट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ ड्यू टू सर्टेन रीजंस अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोएम है फायर एंड आइज उसके अंदर पोएट बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ, इस वर्ल्ड जो अर्थ है हमारी पृथ्वी उसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ कारणों की वजह से। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड, फ्रॉस्ट के द्वारा यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं उनके द्वारा वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है एंड होने की, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। तो आंसर नंबर 3 जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। द पोएट मेंशंस दैट द बोथ द फायर एंड द आइज कैन ब्रिंग प्रोबेबली एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. The poet talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the world of the end. He also mentions ice as a second issue to symbolize that the coldness and the indifference towards the another will also be enough to bring an end to this world. तो यहाँ पे फ्रॉस्ट के द्वारा हमें बताना था। तो फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट है वो ये मेंशन करते हैं कि फायर एंड आइस दोनों ही इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए काफ़ी है। द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर, तो जो फायर है वो रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर, देयर फॉर बी कॉज ऑफ द वर्ल्ड एंड, इसका ही एक बड़ा कारण है कि ये वर्ल्ड को एंड कर सकती है। ही ऑल्सो मैंशंस आइस, वो आइस को भी मैंशन करते हैं एज अ सेकेंड इशू, दूसरे इशू की तरफ, टू सिम्बलाइज द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स ऑन अनदर, जो कि क्या करती है इंडिफरेंस और कोल्डनेस रिप्रेजेंट करती है दूसरों की तरफ, टुवर्ड्स ऑन अनदर। विल ऑल्सो बी इनफ टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आइस भी काफ़ी है, बी इनफ यानी कि काफ़ी है वर्ल्ड को एंड करने के लिए, टू एंड दिस, टू ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 भी हमने कर लिया है। तो जो हमने यहाँ पे आंसर नंबर 3 है वो भी हमने अच्छे से कर लिया है। तो हमारी जो ये वर्कशीट है यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, और जो आपको कुछ मिस्टेक लगे या फिर आपको रीचेक करना हो तो आप फिर मेरी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।